चलिए 10th क्लास शांति से बैठ जाइए, ठीक है। अरे लगन के दिन चल रहा है, दूल्हे को चारे को आएगा। जब तक लगन ना खत्म होगा तब तक कोई ना आने वाला है। ब्याह इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, दम जाना जरूरी है। तो घूमल हो गया हो, क्या घूमना है? हाँ, तोरे पूछ रहे हैं। एक आध गाँव बचल होती कानून होता करेला। हाँ हो, घूमो 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 सब। क्या अभी तो शुरू हुआ है। चलिए शांति बैठिए और इधर ध्यान दीजिए। हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, या कहो कि सिविक्स का चैप्टर 2, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी के कार्यप्रणाली। इससे पहले हम लोग पढ़े थे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों होती है, मुख्य रूप से हम वही देखे थे। और यहाँ पे भी जो अभी हम क्लास शुरू करने वाले हैं, तो पहले हम पहला चैप्टर से ही उठेंगे। ये जो चैप्टर है, क्योंकि दोनों में क्या पढ़ना था, सत्ता में साझेदारी, तो वहां से शुरू करके शॉर्ट में पीछे के रिवीजन करके और तब हम यहाँ पे पहुंचेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। ये क्लास तुम लोगों को 4-5 दिन चलेगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। ऑब्जेक्टिव ये सब करते हुए मान लो 6 दिन, यानी पूरे 1 सप्ताह क्लास है। 3 दिन इस सप्ताह, 3 दिन अगला सप्ताह। ठीक, 3 दिन इस सप्ताह में पढ़ेंगे, 3 दिन अगले सप्ताह में, हो गया 6 दिन। अब क्लियर? 2 दिन इंग्लिश पढ़ेंगे, गए तय करेंगे। चलो तो क्लास शुरू करते हैं। देखो, अगर तुम किताब देखोगे तो टॉपिक बहुत टफ दिया गया, मतलब लेकिन के समझ में उतना नहीं आता है। इसलिए हम प्रयास किए हैं तुमको वही चीज बताएं जो समझ में आवे और जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हो। सबसे पहले जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तो शुरू से अंत तक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले उसको देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा कि सत्ता में साझेदारी के मतलब क्या होता है, ये है क्या। और यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाएगा कि सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं। पहला वो जानेंगे। दूसरा जानेंगे कि आखिर सत्ता में साझेदारी की हमें आवश्यकता क्यों है, क्यों करें हम, और इसके लिए जरूरत पड़ेगा हम लोग को पहला चैप्टर है। उसके आधार पर समझेंगे कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि सत्ता में साझेदारी के स्वरूप कितने हैं। तो 4 स्वरूपों को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद देखो, इतना खत्म होने के बाद फिर पढ़ेंगे संघीय शासन व्यवस्था। उसके बाद पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में संघीय शासन व्यवस्था। तो आज लगता है शायद हम लोग को यहीं तक में रह जाएगा, कल इसको पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब होता है बंटवारा, कैसे कैसे यहाँ पे सत्ता को बांटा गया है, किसके किसके बीच, उसको। और उसके बाद पढ़ेंगे बिहार पंचायती राज व्यवस्था, एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक, मतलब टॉपिक। उसके बाद पहले पंचायती व्यवस्था के थोड़ा सा पृष्ठभूमि देखेंगे, कब आया, कैसे आया, पहले कहाँ था संविधान में। और उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, बिहार के संदर्भ में पंचायती व्यवस्था के जो भी अंग है, और उसके बाद नगर पालिका, और ये हम लोग को नगर पालिका और पंचायत, इनके बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद एक चैप्टर हो जाएगा आपको खत्म। तो 1 दिन, 2 दिन, मान लो 3, 4, 5, खूब तो 5 दिन के क्लास है, 1 दिन ऑब्जेक्टिव, यानी सब मिलाकर के 6 दिन से ज्यादा का नहीं है। टॉपिक थोड़ा लंबा है। सबसे पहला चीज क्या था, हम लोग को जानना था कि सत्ता में साझेदारी का अर्थ क्या होता है। पहला यही पॉइंट था। तो समझो सत्ता में साझेदारी का अर्थ क्या होता है, या सत्ता में साझेदारी किसे कहते हैं। सत्ता में साझेदारी का अर्थ होता है राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी कामकाज में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेना और उसको प्रभावित करना। जब सरकारी जो भी काम हो रहा है हमारे राज्य के, यानी हमारे देश के, यहाँ राज्य मतलब समझ जाओ क्या चीज, देश। तो हमारे देश में जो भी, या अपना राज्य में बोल लो, प्रांत में, तो हमारे देश में या हमारे प्रांत में जो भी सरकारी काम हो रहा है
जब उसमें हम लोग मिलके भारत के कोई भी नागरिकों का संगठन उस काम को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अब क्या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना क्या होता है? मतलब डायरेक्ट उस काम में हम शामिल है, चाहे तो उसको लागू करवाने का प्रयास कर रहे हैं या उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हो गया तुमको इसमें हस्तक्षेप करना, यानी इसको प्रभावित करना। अब ये प्रभाव हम लोग दो तरह से डाल सकते हैं। एक डायरेक्ट, जैसे हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं वहां पे जो 543 चुन के गए हैं, या हमारे बिहार में जो 243 हैं, ये लोग डायरेक्ट प्रभावित करते हैं सरकार के कामकाज को। वहां पे बट जाता है फिर पक्ष और विपक्ष में। तो मान लो पक्ष कोई कानून लेकर के आ रहा है, कोई विधेयक लाया है, वो उसको लागू करवाना चाहता है, तो विपक्ष उसमें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, उसको उस पर दबाव डालता है, लागू करना है कि नहीं करना है, अगर करना है तो इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है कि नहीं है। तो क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से उसको प्रभावित करता है राजनीतिक दल। और कुछ ऐसे भी संगठन होते हैं हमारे देश में जो राजनीतिक दल जैसा प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं सरकार के कामकाज को। इसी को खाली समझना है, जब हम सरकार के काम में हस्तक्षेप करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, तो वही सत्ता में साझेदारी कहलाता है। ये प्रभाव हम लोग दो तरह से डालते हैं। एक डायरेक्ट सरकार में जाके, जैसे हमारे जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या हम अपने राज्य में आ जाए तो आरजेडी हो, या फिर तुमको जदयू हो, इस तरह के जो पार्टी, ये सभी के सभी सरकार को कैसे प्रभावित करता है, कैसे? प्रत्यक्ष रूप से। जैसे मान लो भी बीजेपी की सरकार है, वो कोई विधेयक लेके आना चाह रही है, तो कांग्रेस उसका विरोध करेगा या समर्थन करेगा। तो विरोध करेगा तो भी उसको दिक्कत होगी लागू करने में, समर्थन करेगा तो आसानी से लागू हो जाएगा। तो वो प्रत्यक्ष रूप से उसको प्रभावित किया। हमारे राज्य में देखो तो अभी जदयू की सरकार है, विपक्ष में मान लो आरजेडी, और भी कई सारी पार्टियां हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से वो आरजेडी है। तो मान लो जदयू कोई विधेयक लेके आया और अगर उसमें आरजेडी अड़कन लगा दिया कि नहीं ये नहीं लागू होना चाहिए, तो क्या कर दिया, उस काम को प्रभावित कर दिया या उसका समर्थन दे दिया, तो आसानी से विधेयक पास हो जाएगा। तो सरकार के कोई भी काम, एक तो हम बताएं विधेयक लाने के लिए, इसके अलावा कोई भी काम अगर सरकार लेकर के आती है तो इस तरह से राजनीतिक दल इसको क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। दूसरा है अप्रत्यक्ष रूप से। मान लो कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर कहा कि ठीक है ये पास हो जाना चाहिए, ये कानून सही है, पास कर दीजिए इसको। लेकिन मान लो हम लोगों को पसंद नहीं आया, जैसे मान लो विद्यार्थी को लेकर के ही कोई कानून हो, कोई भी नियम हो सकता है, जैसे मान लो छात्रवृत्ति को लेकर ही, छात्रवृत्ति को लेकर के हो कि लड़कियों को 50,000 की जगह 1 लाख देंगे। जाहिर सी बात है, हो सकता है उसमें से कुछ छात्रों का ऐसा संगठन हो, विद्यार्थी लोग जो इसका विरोध करे कि सिर्फ लड़कियों को क्यों, हमको क्यों नहीं, लड़कों को भी मिलना चाहिए, हो सकता है। तो अगर इस तरह से हम प्रभावित कर रहे हैं तो ये हो गया अप्रत्यक्ष। हम सरकार में नहीं है लेकिन हम संगठन बना करके उसको प्रभावित कर रहे हैं। सरकार हमारी बात क्यों सुनेगी? क्योंकि हम छात्र हैं, 18 वर्ष से ऊपर है, और अगर सरकार हमारी बात नहीं माने तो अगला इलेक्शन में हम उनका समर्थन नहीं करेंगे, उनकी सरकार गिर जाएगी, इस बात का उनको डर रहेगा, इसलिए वो हमारी बातों पे ध्यान देंगे। उसके बाद जैसे मजदूर है, तो मजदूरों का अपना एक संगठन होता है। अब मान लो अभी कोई कानून बना दे सरकार की, मजदूर को 16 घंटे काम करना होगा, वेतन जितना मिल रहा है उतना ही मिलेगा, इस तरह के नियम बना दे, तो क्या मजदूर लोग इस बात से खुश होंगे? तो वो क्या करेंगे, सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालेंगे। जब ये नियम आएगा कि मजदूरों को काम में 8 घंटे से बढ़ा के हम 16 घंटे करते हैं, 16 घंटा करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो प्रत्यक्ष रूप से वहां पे जो विपक्ष में राजनीतिक दल है वो उसका विरोध करेगी। जैसे मान लो बीजेपी एक कानून लेके आती है तो सबसे पहले तो कांग्रेस या बाकी के जो पार्टियां हैं वो इसका विरोध करेगी कि ये गलत है। फिर भी मान लो उसको पास कर दिया, कानून बन भी गया, तब भी या जब बनने के दौरान भी मजदूर संगठन क्या करेगा, इसका विरोध करेगा। क्यों विरोध करेगा? क्योंकि ये मजदूरों के लिए सही नहीं है। तो ये हुआ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना, भाग लेना उसमें। और सरकार उनकी बातें क्यों सुनती है? क्योंकि उनको अपना सत्ता में रहना है, नहीं रहेंगे तो ये लोग समर्थन छोड़ देंगे। अगर मजदूरों की बात नहीं माने तो ये लोग समर्थन नहीं करेंगे तो उनका सरकार ही गिर जाएगी।
सरकारी नहीं रहेगी तो आप कानून कहां से बनाइएगा? ये समझ में सत्ता में साझेदारी का होता है। क्लियर हुआ? ये जब सरकार के काम में हम हस्तक्षेप करते हैं, उसमें अपना टांग अड़ाते हैं, तो वही क्या है? सत्ता में साझेदारी है। ये हम प्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी, दोनों। ये क्लियर हुआ? अगला टॉपिक पर अब देखो, दूसरा सवाल है कि आखिर हम लोग सत्ता में साझेदारी करते क्यों हैं? तो सत्ता में साझेदारी क्यों करते हैं, इसके लिए चलिए हम लोग पहला चैप्टर में एक घटना पढ़े थे हम लोग श्रीलंका की, कि श्रीलंका में तमिल लोग रहते हैं और सिंहली लोग रहते हैं। 1956 में जब सिंहलियों की वहां सरकार बनी थी, तो 1956 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि सिंहली भाषा को राजकीय भाषा घोषित कर दिया और बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया। और जो सिंहली समुदाय के लोग थे उनको हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी गई, यानी पहले स्थान उनको मिलेगा, बाद में बाकियों को। और इस बात से लेकर के किसमें? सिंहली में और किसमें? तमिल क्षेत्र के जो लोग, भारत के जो तमिल क्षेत्र के लोग वहां रहते हैं, तो तमिलों में और सिंहलियों में क्या हो गया था? गृह युद्ध बन गया था, गृह युद्ध हो गया था, आपसी लड़ाई हो गया था इस बात को लेकर के। एक घटना ये हम लोग को याद है। इन घटना के माध्यम समझेंगे कि आखिर हमको सत्ता में साझेदारी क्यों करना चाहिए। पहला घटना जान गया क्या हुआ था। दूसरा में देखो, उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच टकराव चल रहा था। ये वो करा था कि ब्रिटेन में मिलेंगे, वो करा था कि आयरलैंड में मिलेंगे, और इस बात को लेकर के टकराव था। तो वहां पे फिर दोनों में समझौता हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी में और जो नेशनलिस्ट लोग थे, नेता थे, उनके बीच। तो ये घटना यूगोस्लाविया में तो धार्मिक और जातीय टकराव के कारण वहां पे विभाजन ही हो गया था। तो ये एक घटना था। अमेरिका में याद होगा टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, जो कि ओलंपिक धावक था, और वो विरोध किया था कि अमेरिका में हमारे साथ क्या किया जाता है, नस्ल के आधार पर, यानी गोर और काले के आधार पर मेरे साथ भेदभाव किया जाता है। क्योंकि टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस अमेरिकन थे, एफ्रो अमेरिकन, यानी अफ्रीका के मूल निवासी थे, अमेरिका में रहते थे, और काले रंग होने के कारण उनके साथ क्या किया जाता था? नस्लीय भेदभाव किया जाता था। ये भी घटना याद है। आगे हमने अपने भारत में आ जाओ तो जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, कई सारे ऐसे मुद्दा हैं जिसके आधार पर हमारे बीच टकराव होते रहता है। बेल्जियम में जाओ तो वहां भाषा के आधार पर टकराव था। इतना कहानी समझ में आया? अब यहाँ पे दिया गया है कि सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता क्यों है। तो सिंपल समझे, जितना भी घटना पढ़ा, ये जो आपसी टकराव हो रहा था, ये टकराव ना हो, इसके लिए जरूरी है कि हम क्या करें? सत्ता में साझेदारी करें। लोगों के साथ जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए, उनका शोषण न किया जाए, इसके लिए जरूरी है कि हम क्या करें? सत्ता में साझेदारी करें। श्रीलंका में सत्ता में साझेदारी नहीं किया, गृह युद्ध हो गया। बेल्जियम में फ्रेंच भाषा और डच भाषा को लेकर के जो टकराव था, सत्ता में साझेदारी कर लिया, अपने संविधान में संशोधन कर लिया, बराबर अधिकार दे दिया, इसलिए यहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति नहीं बनी। यूगोस्लाविया में धार्मिक रूप से इतना टकराव हुआ, वहां के राजनेता लोग अपने फायदे के लिए इतना इस चीज को बढ़ा दिए कि यूगोस्लाविया ही दो भाग में टूट गया। अगर वहां पे लोगों को सत्ता में साझेदार बना दिया जाता तो क्या यूगोस्लाविया में धार्मिक और जातीय टकराव के कारण वो टूटता? क्या श्रीलंका में क्षेत्रीय और ये सामाजिक टकराव के कारण युद्ध होता? गृह युद्ध नहीं होता। तो अगर पूछे तुमसे कि सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता क्यों है, तो सीधे बोलो कि किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र, प्रतिष्ठापूर्ण, गरिमापूर्ण अपना जीवन जीने के लिए, समाज में समान रूप से जीवन जीने के लिए जरूरी होता है, उसको जीना है। तो जीने के लिए सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि अलग अलग समुदाय के जब लोग वहां पे जाएंगे तो वो उनके हक की बात करेंगे, और तभी वो एक समाज में, एक देश में, एक राज्य में गरिमापूर्ण और सम्मानपूर्वक एकदम, मतलब कि समानता के साथ और स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जी पाएंगे। इतना चीज समझ में आया? सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरत है? हम समाज में एक समान रहें,
हमारे अधिकारों का शोषण न हो, हमको भी सबके जैसा एक समान समझा जाए, हमको भी स्वतंत्र रखा जाए, इसके लिए जरूरी है कि हमारे सत्ता में साझेदारी हो। आखिर श्रीलंका में तमिल लोग क्यों लड़ रहे थे? कि उनका वजह यही था कि उनको समाज में एक समान नहीं माना जाता था। श्रीलंका में उनको समानता नहीं दिया गया था, सिंहली को ऊपर रखा जाता था, इन लोगों को नीचे, इसलिए टकराव हुआ। यहाँ पे जो टकराव रहा था बेल्जियम में, तो डच और भाषी भाषा को लेकर ना, कि वो बोलने वाला ज्यादा है, वो बोलने वाला, इसी बात को लेकर के ना लड़ाई हो रही थी। तो अगर इन सभी को एक समान माना जाता तो क्या ये लड़ाई होता, ये टकराव होता? तो ये चीज बना रहे, राष्ट्र की एकता अखंडता बना रहे, राज्य में शांति रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम सत्ता में साझेदारी करें या प्रत्येक समुदाय से, प्रत्येक वर्ग से लोगों को सत्ता में ले आए, ताकि वो उनके अधिकारों को, उनके मांगों को सरकार के सामने रखे। समझ गया? अब आएगा यहाँ पे सवाल तुमको कि हम सत्ता में साझेदारी करते कैसे हैं। तो पहला तरीका है राजनीतिक दल द्वारा। ठीक, यहाँ पे स्वरूप है कि सत्ता में साझेदारी हम कैसे करें। स्वरूप को देखने से पहले हम जान लेते हैं कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं, इसी पे आने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सत्ता में साझेदार होने के लिए राजनीतिक दल के माध्यम से करते हैं। जो हमारे यहाँ सत्ता में साझेदार है सब राजनीतिक दल के माध्यम से है। अब पहला सवाल आता है कि राजनीतिक दल कहते किसको है। तो राजनीतिक दल जब पूछा जाए कि किसे कहते हैं, तो बस तुमको यही बताना है कि लोगों का एक ऐसा संगठन जो चुनाव लड़ती है और सत्ता हासिल करने का प्रयास करती है, वो क्या है? राजनीतिक दल है। अब ये राजनीतिक दल चुनाव कैसे, सत्ता कैसे प्राप्त करेगी? तो विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच प्रतिद्वंदिता होता है, टकराव होता है, कंपटीशन होता है। उसमें जो आगे निकलता है, जैसे हमने के देश में वोटिंग के माध्यम से जिसको ज्यादा मिलता है वो आगे निकलता है और फिर वो देश के लिए, राज्य के लिए काम करता है। इसमें एक फायदा हम लोग को ये हो जाता है कि कोई भी सरकार अपने मन से मनमानी नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। अगर सरकार मनमाने ढंग से शासन व्यवस्था चलाने का प्रयास करेगी तो हम लोग क्या करेंगे, अगले इलेक्शन में उसको नकार देंगे, बीच में भी उसका सरकार गिर सकता है। तो इस तरह से एक वो तरीका हो गया। दूसरा तरीका है यहाँ पे कि सरकार के विभिन्न, जब सरकार का गठन हो जाता है तब पर भी वहां पे एक चीज और होता है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का विभाजन होता है। वो विभिन्न अंग कौन कौन सा होता है, स्तर कौन कौन सा होता है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो 4 मुख्य स्वरूप बताया गया है सत्ता में साझेदारी के, कैसे हम कर सकते हैं। एक, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता को बांट दो। जैसे सरकार के विभिन्न अंग में आता है तुमको कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तो इनके बीच पावर को बांट दो, जो कि हमारे देश में बांटा हुआ है। दूसरा, विभिन्न स्तरों पर गठित सरकारों की भी सत्ता को बांट दो। जैसे हमारे देश में केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है और फिर स्थानीय सरकार है, जो पंचायती राज वाला होता है, तो मुखिया ये सब तो स्थानीय सरकार में आता है। इन तीनों को अपना अपना क्षेत्र मिला हुआ है, तो ऐसे करके भी इसको क्या कर दिए हैं, बांट दिए हैं। उसके बाद है विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता को बांट दीजिए। अलग अलग समुदाय के जो लोग रहते हैं उनको बांट दीजिए, वो भी हम लोग देखेंगे। और कुछ गैर सरकारी संस्था, जैसे अभी हम लोग ना देखे, छात्र संगठन देखे, मजदूर संगठन देखे, किसानों का संगठन है, शिक्षकों का संगठन है, तो उन संगठनों के माध्यम से भी हम सत्ता में विभाजन करते हैं। एक एक करके देखेंगे कि इन चारों में कैसे हम सत्ता का विभाजन करते हैं। समझा? इसमें एक चीज करते जाना, तुम लोग हमें ग्रुप में भेजेंगे और तुम लोगों को कुछ चीज जो मान लो नोट्स में शायद हम नहीं लिखते हैं, तो आप लोग को यहाँ से लिख लेना है। हम टिक आउट किए हुए रहेंगे, वही वही उतारना। जैसे ये सत्ता में साझेदारी का अर्थ क्या होता है, ये आप लोगों को नोट्स जब हम देंगे तब देख लेना है उसमें है कि नहीं। नहीं रहेगा तो पीडीएफ भेजा रहेगा, वहां से उतार लेना है। जिनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है, अगले दिन बगल वाले से काम चला लेंगे। 2-4 क्वेश्चन आएगा। अब 2-4 के लिए हम फिर से पीडीएफ में एडिटिंग लंबा प्रोसेस हो जाता है, जबकि यहाँ लिखा हुआ है, खाली आपको क्या करना है, कॉपी पर नोट कर लेना है। ये समझ गए? अब देखो सत्ता में साझेदारी हम कैसे करते हैं। सबसे पहले सरकार के अंग, तो याद रखना सरकार के 3 अंग होता है। सरकार के कितने अंग है? कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनके बीच सत्ता के बंटवारा होता है, तो उसको हम लोग
ऊर्ध्वाधर क्षैतिज वितरण कहते हैं, ऐसे करके बांटते हैं। मतलब कुछ काम विधायिका को मिल गया, कुछ काम कार्यपालिका को मिल गया और कुछ काम न्यायपालिका को मिला। ये चीज भी आपको नोट करना है, नहीं है थी में जहां तक हमको याद है। देखो कैसे होता है, विधायिका का काम होता है कानून बनाना। जैसे कोई भी कानून बनता है तो कौन बनाता है? विधायिका। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों लोग होते हैं। पूरे के पूरे 543 सीट, और हमने अपने बिहार में बात करो तो पूरे के पूरे 243। ठीक, ये दोनों पक्ष विपक्ष मिल करके क्या करेंगे? कानून बनाएंगे। लेकिन कानून का संचालन कौन करवाएगा? तो वो करवाता है कार्यपालिका, जो सत्ता में होता है। ठीक, जैसे मान लो विधायिका में तुमको कांग्रेस और बीजेपी दोनों आ जाएगा। जब वहां पे नियम कानून बनाना होगा, विधेयक आएगा, तो उसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों शामिल होगा। बाकी के जितना भी पार्टियां हैं वो सब इसमें शामिल होंगी। लेकिन जब एक बार यहाँ से कानून बन के निकल जाएगा, राष्ट्रपति जैसे उस पर साइन करता है तो विधेयक से वो कानून बन जाता है। जब तक साइन होगा तब तक वो विधेयक रहता है। तो जैसे ही राष्ट्रपति साइन किया वो बन गया कानून। अब उन कानूनों का संचालन करवाने का जिम्मा किसको है? कार्यपालिका को। कार्यपालिका में कौन आता है? जो सत्ता में है। ठीक, तो सत्ता में कौन है? बीजेपी। तो वो सारे नियमों को संचालित करवाएगा। अब वो अकेले नहीं कर सकता है, तो उसके लिए कुछ सरकारी संगठन है, कई सारे अधिकारी हैं जो उनके साथ मिल करके इस कानून को संचालित करवाते हैं। समझ में यहाँ कैसे बांटल है? इसका काम है सिर्फ कानून बनाना, इसका काम है कानून का संचालन करवाना। बनाएगा ही, चलाएगा वही है, और निरीक्षण कौन करेगा? उसका सर्वेक्षण कौन करेगा? ये। अगर यहाँ पे बनाए गए कानून को, यहाँ पे जो कानून बना है ये लागू कर दिया, अगर आप उसका उल्लंघन कर दें तो दंड कौन देगा? न्यायपालिका। जैसे एक सिंपल सा खले समझो, मान लो यहाँ पे विधायिका ने एक कानून बनाया कि बिना हेलमेट आप अगर सफर करते हैं आपको 500 रुपए जुर्माना देना होगा, अगर टू व्हीलर पर बिना हेलमेट है। तो ये कानून कौन बनाया? विधायिका। लेकिन क्या यही इसका संचालन करेगा? संचालन कौन करेगा? कार्यपालिका, यानी जो सरकार में है। अब वो अकेले करेगा? उसके लिए पुलिस संगठन है जो उसका देखभाल करेगा, ट्रैफिक पुलिस है जो इसके अंतर्गत में आएगा। अब यहाँ पे आप बिना हेलमेट के जाते हैं, कानून ये बनाया था, चला ये रहा था, पकड़ा यही आपको कि आप बिना हेलमेट चला रहे हैं, आपको जुर्माना लगेगा। क्या आप जुर्माना यहाँ देंगे? सजा आपको ये देगा? कौन देता है? ये। तो देखा कैसे बांटा हुआ है काम को? एक ही काम में कानून ये बनाएगा, चलाएगा ये, और उसका उल्लंघन करते हैं तो सजा ये देगा। मान लो यहाँ पे कोई कानून बन गया, यहाँ चलने भी लगा, लेकिन अगर इसको लगा कि ये कानून सही नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है, तो इसके पास इतना पावर है कि इस कानून को ही क्या कर देगा? खत्म। हाँ, खत्म। इतना इसके पास पावर है। यही है पावर के बंटवारा, विभाजन। इस तरह से बांटा गया है कि सब एक दूसरे को कंट्रोल करता है। यहाँ पे पास हो गया, यहाँ चल भी रहा है, अब मान लो हम लोग को पसंद नहीं आया तो हम लोग उसका विरोध किए, तो गया न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका उस कानून का एक बार जांच करे, और जैसे ही उसको लगा कि ये संविधान के अनुसार नियम नहीं बना है, जैसे न्यायपालिका कहा कि इस कानून को हम खारिज करते हैं यानी काटते हैं, उसी क्षण वो क्या हो जाएगा? खत्म। भले आप कितनों जद्दोजहद करके उसको क्यों ना पास करे हो, अगर न्यायपालिका ने एक बार कह दिया कि ये नियम नहीं लागू होगा तो वो नियम नहीं लागू होगा। इतना पावर है इसके पास। तो इस तरह से हमारा क्या किया गया है? सत्ता का विभाजन किया गया है। इस तरह से हम बनते हैं सत्ता में साझेदार। अब इसी को ऐसे पूछा जाता है, तो तुमको इसको ऐसे ही लिखना है। ये पूरे पेज को आपको नोट करना है कॉपी में। पूछा जाता है कि क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं, तो तुमको एकदम ऐसे ही लिख देना है कि जब शक्तियों का पृथक्करण यानी बंटवारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच होती है, तो हम इस प्रकार के पृथक्करण को क्षैतिज वितरण कहते हैं। अगर देखो तो ये लाइन इस तरह से बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं? क्षैतिज। इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर।
सीधा लाइन को ऊर्ध्वाधर कहते हैं और ऐसे वाले को क्षैतिज। तो अभी जो हम बता रहे हैं तुमको सत्ता के बंटवारा, वो कैसे है, ऐसे बंटा हुआ है लाइन पर कि वो इधर है, वो इधर है, वो इधर है। तो ये हो गया तुमको क्षैतिज वितरण। कुछ नहीं करना है, ऊपर टॉपिक देना है, हेडिंग लाइन क्षैतिज वितरण। ये बात लिखनी है कि जब शक्तियों का पृथन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच होती है तो इस प्रकार के पृथकीकरण को हम क्षैतिज वितरण कहते हैं। और जो चित्र हम ऊपरे बनाए हुए हैं ना, उसको तो कहाँ बना देना, नीचे। ये सवाल पूछा जाता है, वीवीआई क्वेश्चन है, तुमको 2 नंबर में आएगा। और इतना बात के लिए आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ये लिख के ये दर्शा दीजिए, 1 नंबर भी आपको नहीं कटेगा, बशर्ते आप ओवर राइटिंग मत कीजिएगा और साफ साफ लिखिएगा। तब समझ गए? तो ये आप लोगों को नोट कर लेना है। उसके बाद आगे देखो, अब है ऊर्ध्वाधर वितरण। ये वाला देखो, जब सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच हम सत्ता के बंटवारा करते हैं ना, तो उसको हम लोग ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। जैसे देखो, इसका डेफिनेशन आगे लिखा हुआ है अगले पेज में, बस खाली समझ जाओ। जब सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न अंगों के बीच यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच होती है तो उसे हम लोग क्षैतिज वितरण कहते हैं। और जब सत्ता के बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तर यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच होती है तो उसे हम लोग ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। तो इसको भी नोट करना है किस प्रकार से, ये वाला डेफिनेशन लिखना, ये वाला, और उसके बाद नीचे वो वाला चित्र लिख देना। समझिए, समझा? क्या करना है, क्षैतिज वितरण में क्या करना है, लिखना है कि जब शक्तियों का पृथकीकरण विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच होती है तो इसे हम लोग क्षैतिज वितरण कहते हैं। ठीक, क्षैतिज वितरण हम विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में बांटे हैं तो क्षैतिज वितरण। उसके बाद लिखना है ऊर्ध्वाधर वितरण में कि जब शक्तियों का पृथकीकरण सरकार के विभिन्न स्तरों यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच किया जाता है तब उसे हम लोग ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। इसमें से एक सवाल पूछ लिया गया है, उसके बाद दूसरा नहीं पूछा गया है, तो दूसरा भी पूछने की संभावना रहेगी और पहला भी। तो आपको ये दोनों ही चीजें याद रखनी है। समझ में? यहाँ बार बार हम बता दे रहे हैं, शक्तियों का बंटवारा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तो हो गया क्षैतिज वितरण। और अगर शक्तियों का बंटवारा सरकार के स्तर यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच हो रहा है तो वो हो गया तुमको ऊर्ध्वाधर वितरण। ये दोनों बात याद रखना है, दोनों को पिक्चर नीचे दिखा देना है। हाँ, क्षैतिज ऐसे होता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो ये है तुमको क्षैतिज वितरण। अगर ऐसे बंट रहा है ऊपर से नीचे की ओर की केंद्र सरकार, उसके नीचे तो ये है तुमको ऊर्ध्वाधर वितरण। ये ऊर्ध्वाधर, ये है क्षैतिज। तुमको दोनों नहीं याद रखना है, बस इसको याद रखो कि क्षैतिज होता है, दूसरा जो बचा वो क्या चीज है, ऊर्ध्वाधर। बस नहीं तो नोट कर लो और ऐसे ही पिक्चर दिमाग में रख लो, सिंपल डेफिनेशन है, तुरंत याद हो जाएगा। ये समझ गया ऊर्ध्वाधर वितरण। अब है कि बंटवारा होता कैसे है। ये तो समझिए कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन होगा, बंटवारा होगा। फिर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच सत्ता के बंटवारा होता है, पृथकीकरण होता है। लेकिन होता कैसे है, आया बंटवारा करके चला गया। तो हमनी के संविधान में उसके लिए एक नियम है, विषय सूची है, जिसमें बांट दिया गया है, काम बता दिया गया है कि केंद्र सरकार कौन कौन सा काम करेगी, राज्य सरकार कौन कौन सा कार्य करेगी और स्थानीय सरकार कौन कौन सा कार्य करेगी। तो सभी को किसके माध्यम से बांटा गया है, सत्ता के बंटवारा किस माध्यम से किया गया है, विषय सूची के माध्यम से। अब देखो विषय सूची क्या है, देखो विषय सूची कितना है, 3 गो। अगर आप चाहें तो इसको भी नोट कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि विषय सूची कितने हैं, लिखें। तो भारतीय संविधान में 3 विषय सूची है। एक जो केंद्र सरकार को मिला है, संघ सूची यानी केंद्र सरकार के काम, संघ सूची मतलब कौन, केंद्र सरकार इस पे काम करेगी, उसको क्या क्या अधिकार मिला है। ठीक, दूसरा है राज्य सूची, इस पे कौन काम करेगा, राज्य सरकार।
और स्थानीय सरकार की बात नहीं की गई है, क्योंकि स्थानीय सरकार हमने किया है बहुत बाद में, संविधान बनने के बहुत बाद, 1959 के बाद, ठीक। तो इसलिए उसका नहीं दिया गया है, बाद में उसके लिए कुछ अलग से नियम बनाए गए हैं। इसी चैप्टर में हम उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। एक बनाया गया समवर्ती सूची। जब संविधान बना था तब स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उसके शक्तियों को नहीं लिखा गया था। बस दो ही था, एक संघ सूची और एक राज्य सूची, क्योंकि सरकार के तब दो ही स्तर थे, एक केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। तो इन दोनों के काम बांट दिया। संघ सूची में केंद्र सरकार के काम, राज्य सूची में राज्य सरकार के काम, और समवर्ती सूची में दोनों के काम। बिल्कुल ऐसे समझो, मान लो तू दो गो भाई है और 3 कट्ठा जमीन है, तो एक भाई को 1 कट्ठा मिल गया और एक भाई को भी 1 कट्ठा मिल गया। अब बचा 1 कट्ठा जो कि बांटने लायक नहीं है, तो उसमें कह दिया गया कि तू दोनों मिल के उपजा लेना, दोनों मिलकर उसमें काम कर लेना। गेहूं रोपना है तो दोनों मिलकर उसमें रोप लेना, और दोनों काट के बांट लेना। अपन 1 कट्ठा मिला लो, उसमें जो करना है तुम करो। तो जो भी करना है इस तरह से, समझा। वैसे ही यहाँ है, बड़का भैया के मिल गया 1 कट्ठा, छोटको भैया के 1 कट्ठा, 1 कट्ठा बचा तक आके दोनों मिलके कर लो। अब देखो यहाँ विषय बताया गया है, संघ सूची में अब 100 है, पहले जो है वो 97 था। पहले कितना था? जो मूल संविधान है, जब संविधान बना था तो 97 विषय, 97 ऐसा सब्जेक्ट जिस पर नियम कानून बनाएगा तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार। वो कौन कौन था जान लो, 2-4 हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लो कोई भी विदेशी मामला हो, कोई भी विदेशी मामला किसमें आएगा? इसमें राज्य सरकार फैसला नहीं लेता है, इसमें केंद्र सरकार फैसला लेती है। फिर मान लो देश की रक्षा की बात आ जाए, ठीक, उसके बाद आ सकता है तुमको राष्ट्रीय परिवहन, जो NH होता है ना वो। उसके बाद ले लो तुम बैंकिंग, बैंक किसमें आ जाएगा? इसी में। उसके बाद तुम इसमें ले लो विदेशी मामला हो गया, रक्षा हो गया, राष्ट्रीय परिवहन हो गया, बहुत सारा है, लेकिन 2-4 हम बताएंगे तुमको। बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, कहाँ जाएगा? सब संघ सूची में। सब के फैसला कौन लेता है? ऐसे करके टोटल 97 विषय था, ठीक। फिर में संशोधन करके कुछ नया चीज जोड़ के, जैसे मान लो इंटरनेट नहीं लिखे हैं, संचार, ये सब किस में आएगा? संचार और इंटरनेट का भी जितना भी नियम कानून बनाना है कौन बनाता है? संघ सूची यानी केंद्र सरकार बनाता है, समझ गया। तो ऐसे करके पहले 97 विषय था, अभी कितना है? 100 विषय है। अब आ जाओ राज्य सूची में, कि राज्य सूची क्या करता है, इसमें क्या क्या दिया गया है। तो राज्य सूची में अभी तो 61 विषय है, लेकिन पहले इसमें 66 था। मूल संविधान में कितना? 66 विषय। अब वो 66 विषय क्या था देखो, जैसे यहाँ पे तुमको रक्षा के लिए हमने के आर्मी है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना है, वैसे ही राज्य में क्या होता है? पुलिस। तो पुलिस किसके अंतर्गत? समझ गए। उसके अलावे मान लो तुमको एथी है राजकीय परिवहन, एसएच जिसको कहते हैं, स्टेट हाईवे, किसके अंतर्गत? राज्य सरकार के अंतर्गत। उसके अलावा कृषि किसके अंतर्गत? उसके बाद जंगल इसी के अंतर्गत होता है। जल, जल की पूर्ति करवाना है, किसके अंतर्गत है? ये विषय बता रहे हैं जो तुनी के सब्जेक्ट में किताब में नहीं, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि कैसे इसको काम बांटा गया है। इसमें से कोई भी मामला होगा, ऐसे करके 100 मामले हैं, उन 100 मामला पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार, यही बनाएगा। इसको बांट के दे दिया गया है, तुमको ही बनाना है। राज्य के अंदर इस तरह के जितने भी विषय हैं, उसमें केंद्र सरकार कहीं से भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो सब कौन बनाएगा? राज्य। हमारे देश में कितने, हमारे राज्य में बिहार में कितना पुलिस की आवश्यकता है, कितना राजकीय परिवहन के निर्माण करना है, कृषि कैसे विकसित होगा, जंगल कैसे करें, जल की पूर्ति कैसे करवाएं, ये सारी के सारे विषय किसके अंतर्गत है? राज्य सरकार के अंतर्गत। तो वही इसके लिए नियम कानून बनाएगा। और एक है तुमको समवर्ती, जगह में दोनों मिलकर काम करता है।
जैसे मान लो शिक्षा के बढ़ावा देना, इसका भी जान लो। ये पहले हुआ करता था 47, पहले कितना हुआ करता था मूल संविधान में 47, ठीक ना, समय बदलाव हुआ है। अब देखो इसमें जैसे शिक्षा बताएं, शिक्षा पर कानून कौन बनाएगा? दोनों, राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी, ठीक। मान लो विवाह और तलाक के जो मामला है उस पर कानून राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है, ठीक। इसके अलावे तुम और ले लो, विवाह था, शिक्षा था, मेन है सब याद आना। शिक्षा हो गया, विवाह तलाक हो गया, और क्या बताएं तुमको, अभी फिलहाल याद ना रहा है, फिर बीच में अपने से याद आएगा कि इसमें आता है। तो मान लो इतना कि इस तरह के विषय जो है वो कहाँ बनता है? समवर्ती सूची में आता है, यानी इस पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी इस पे कानून बना सकती है। ये चीज समझ में आया? सत्ता के बंटवारा कैसे वाले समझ में आया? ये वाला कि विभिन्न स्तरों के बीच, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सत्ता के बंटवारा है। बंटवारा कैसे है? विषय सूची, विषय सूची कै गो? 3 गो, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची किसका है? राज्य सूची समवर्ती में, इनमें पहले मतलब मूल संविधान में कई विषय? 97 ऐसा मुद्दा जिसपे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। वो उसमें से कुछ हम तुमको बता दिए। 97 याद रखना पॉसिबल चीज नहीं है, लेकिन बता दे कुछ मुख्य मुख्य। राज्य में राज्य सरकार के लिए कितना मिला था? 66 या 61 का भी परिवर्तन होकर, जिसमें से ये सारी हैं, इस तरह के और भी मिलेंगी। और यहाँ पे समवर्ती में जैसे बता दिए कि ये हो गया, तो ये दोनों के लिए है। तो ऐसे करके ये काम करता है। इसके काम में न तो ये हस्तक्षेप करेगा, इसके काम में ये हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जब हम पढ़ेंगे भारत में संघवाद तो वहां जानेंगे। बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है? अगर केंद्र सरकार चाहे तो कुछ ऐसा सिचुएशन आता है तब इसके मामलों को कानून बना सकता है, कुछ मामले में, हमेशा नहीं, कभी कभार। लेकिन ये कभी भी इसके मामले में नहीं घुसेगा। जैसे मान लो अभी जम्मू कश्मीर में पहलगाम अटैक हुआ है ना, मामला कहाँ है के? जम्मू कश्मीर के, ठीक। तो मान लो अभी तो जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन पहले राज्य हुआ करता था, उस आधार पर समझो मामला वहां हुआ है। तो क्या पाकिस्तान के साथ हमको युद्ध करना है कि ना करना है, ये फैसला वहां की सरकार लेगी कि केंद्र सरकार लेगी? मामला कहाँ हुआ है? जैसे हम लोग के बगल में बिहार है, बगल में नेपाल है, मान लो नेपाल हम लोगों पे अटैक कर दिया या चीन हम लोगों पे अटैक किया, तो अटैक कहाँ हुआ है? बिहार पे। तो क्या इस मामले का नियम कानून, इसकी घोषणा करना है कि हम युद्ध करेंगे चीन के साथ, ये राज्य सरकार कर देगी? भले वो घटना हमारे राज्य में हुआ है, लेकिन फैसला कौन लेगा वहां पे? केंद्र सरकार के अधिकार में। क्योंकि विदेशी मामला जितना भी है, दोस्ती रखना हो या दुश्मनी, चाहे हमनी के देश की रक्षा, ये पूरा मामला किसका है? तो ये कभी भी इसके काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसको अधिकार नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे सब मिला हुआ है ना, पुलिस किसके अंतर्गत है? राज्य सरकार के अंतर्गत। अगर मान लो युद्ध हुआ बिहार में, तो बिहार पुलिस को उपयोग कर सकती है केंद्र सरकार। हाँ, ये इसको कर सकता है, हमेशा नहीं करेगा, लेकिन दिया गया कि कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए तब केंद्र राज्य के अधिकारों का उपयोग कर सकता है, लेकिन राज्य कभी भी केंद्र के अधिकारों का उपयोग नहीं करेगा। कुछ मामलों में, इन कि हमेशा केंद्र सरकार राज्य सरकार को दबाव डालेगा कि ऐसे करो ऐसे करो, कभी कभी ऐसा कोई संगीन मामला हो तब। समझ गए यहाँ तक? तो ऐसे करके सभी सरकार को क्या कर दिया गया है अलग। जब इतना से भी व्यवस्था सही से नहीं चल रहा था, तब लाया गया हम लोगों को स्थानीय सरकार, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नहीं, सरकार जितना बेहतरीन काम होना चाहिए देश में उतना नहीं हो रहा है। तो एक और सरकार का स्तर बनाया गया, क्या चीज? स्थानीय सरकार। उसको संविधान में अलग जगह दिया गया है, उसको काका अधिकार है, काका काम करवाना है, वो अलग है, पूरा उस टॉपिक ही है, तो उसके बारे में टॉपिक में ही पढ़ेंगे, अभी उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो ऐसे करके क्या कर दिया गया है? बंटवारा। ये बंटवारा क्यों किया गया है? ताकि लोगों के बीच टकराव न हो। अब है विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता का विभाजन। समझो इसको। ये भी बताया था कि 4 गो स्वरूप था ना। पहला, सरकार के विभिन्न स्तरों अंगों के बीच बंटवारा कर दीजिए,
जो कि हम लोग कर लिए। अब यहाँ पे पढ़ते हैं विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता का विभाजन कैसे होगा। तो देखो इसमें क्या होता है कि समाज में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जाति, भाषा और धर्म के बीच जो लोग हैं, अलग अलग धर्म जाति, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहां पे अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, अलग अलग विचार के हो सकते हैं, अलग अलग भाषा बोल सकते हैं। तो उन समुदायों के बीच में सत्ता का विभाजन किया जाता है, उनको भी कुछ अधिकार दिया जाता है ताकि हम सब एक दूसरे का शोषण न करें। अगर सिर्फ एक ही को अधिकार मिल जाएगा तो वो दूसरे का क्या करने लगेगा, शोषण करने लगेगा, उस पर अपना दबाव डालने लगेगा, उस पर अत्याचार करने लगेगा। तो ये चीज न हो इसलिए क्या किया जाता है, समुदायों के बीच भी सत्ता के विभाजन किया जाता है, जो मुख्य रूप से बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के आधार पर होता है। जाहिर सी बात होती है कि जहां बहुसंख्यक होते हैं यानी संख्या में जो ज्यादा रहेंगे वो कम वाले का क्या करेंगे, शोषण करेंगे। तो बहुसंख्यक हमेशा क्या करता है, अल्पसंख्यक के अधिकारों का शोषण करता है, उसको समाज में दबाने का प्रयास करता है। तो ऐसे में इन अल्पसंख्यकों को सरकार द्वारा कुछ विशेष अधिकार दे दिया जाता है। अब आप उसका शोषण नहीं कर सकते हैं, इसको सत्ता में हकदार बना लिया गया। जैसे हमने के आरक्षण मिला हुआ है, जो अल्पसंख्यक है उनको आरक्षण है। सिर्फ हमने बिहार में बात करो जैसे महिलाओं के लिए, तो एक अलग लिंग में है और उनका शोषण होता है। तो बिहार सरकार ने क्या किया, 50% उनको आरक्षण, मतलब सत्ता में 100 में से 50 कौन रहेगा, महिलाएं। अब जब 50% महिलाएं हैं तो क्या आप उसका शोषण कर पाएंगे, अगर महिलाएं रहें तब। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि महिलाएं खड़े तो होती है चुनाव में, जीतती भी है, लेकिन काम खुद नहीं करती है, दे देती है अपने पति को, अपने बेटे को कि आप संभालिए, वो करती ही नहीं है। जबकि ये लाया गया था इसलिए ताकि आप जागरूक बने, आप फैसला लें, आप जिम्मेवार बने। पंचायत वेब सीरीज में इसको बहुत बेहतर तरीके से दिखाया गया है। उसमें भी जो प्रधान जी हैं वो खुद नहीं जीते हैं, जीतने वाली उनकी पत्नी है, लेकिन करते धरते कौन है, प्रधान जी। हर गांव में हमनी के भी मुखिया यहाँ पे हैं जो मुखिया जी, तो असल में तो हमनी के जो महिला है वो मुखिया के चुनाव जीती है, लेकिन काम कौन करता है, उनके पति और उनके जो बेटे हैं वो करते हैं, जो कि सही नहीं है, उनको खुद करना चाहिए। सरकार ये इसलिए लाई थी ताकि वो अपने अधिकारों को समझे, लेकिन पता ना कौन कहाँ बुद्धि फिरल है, सके बुद्धि नहीं खुल रहा है। कम से कम तू लोग अपन अधिकार का खुद उपयोग करना, जाए दे बेटे वे खिलाना, पति से बढ़ के हम हो गए हैं, जाने दो, ये सही चीज नहीं है। खैर देखो यहाँ पे बहुसंख्यक क्या करता है, अल्पसंख्यक के शोषण करता है, तो इसके लिए उसको सत्ता में साझेदार बना दिया जाता है। क्या जा तुम सरकार में, सीधे सरकार में रहेगा, थोड़ा शोषण होगा तो सीधे सरकार भी अपना बात रखेगा, तुम्हारे बातों पर ध्यान दिया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी, उसके खिलाफ नियम कानून बनाया जाएगा, उनको सजा दिया जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है, बहुसंख्यक जब अल्पसंख्यक के शोषण करते हैं तो अल्पसंख्यकों को सत्ता में साझेदार बना लेते हैं, ठीक, ताकि दोनों के बीच क्या हो जाए, तालमेल बैठा रहे, जो समन्वय है वो बना रहे, इन दोनों के बीच टकराव न हो। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ये भी आ जाओ, तू भी सरकार में आ जाओ, और तू भी आ जाओ, तू रहो। आज हमने के जो सरकार है, मान लो केंद्र में बीजेपी की सरकार है ना, तो क्या उसमें कोई एक जाति और एक ही धर्म या एक ही क्षेत्र के लोग हैं, पूरे भारत से चुन के आए हैं जो अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, और वो सब मिलकर के सरकार को चला रहे हैं। अब उसमें से किसी एक धर्म के अधिकारों का हनन होगा, या किसी एक जाति के, या किसी एक क्षेत्र के, तो उस क्षेत्र के, उस जाति के, उस धर्म के लोग क्या करेंगे, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, सरकार के सामने वो अपने बात को रखेंगे और उस चीज को होने से रोकेंगे। तो इसलिए भी हम लोग को सत्ता में साझेदारी करना आवश्यक होता है, और सत्ता में साझेदारी का ये भी एक रूप है। विभिन्न अंगों के बीच क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण तो देख लिए, विषय सूची के माध्यम से बंटवारा होता है वो भी हम लोग देख लिए, फिर कैसे समुदायों के बीच बंटवारा होता है सत्ता के देख लिए, अब क्यों होता है वो भी जान गए, ताकि उनके अधिकारों का हनन न हो। बस खत्म है, जहां तक है वहां ले तो खत्म करे दे, एक दिन में कम से कम एक टॉपिक करे दे। लेक्चर है मैया, क्या करेगी, आई सब छोटा छोटा पेज है, देखे में लग रहा हो कि ढेर पेज है नहीं, सब छोटा छोटा पेज है। ये देखो 4 लाइन के है,
गैर सरकारी संस्था में अभी हम तुमको बताए हैं, जिसे मान लो राजनीतिक दल तो तुमको सीधे आ गया, एक तरह से ये भी गैर राजनीतिक संस्था है, यदि गैर सरकारी है। कुछ सरकारी भी होते हैं, कुछ मान्यता प्राप्त होते हैं, कुछ मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं। चुनाव आयोग उसको मान्यता देता है, उसको एक शर्त है जो इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भी, कि एक राजनीतिक इसमें है या अगला चैप्टर में है कि राजनीतिक दल होने के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए। मतलब एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनना है मान्यता प्राप्त तब, जैसे कांग्रेस को है ना मिला हुआ पंजा छाप है, बीजेपी को कमल छाप है, तो उसके लिए क्या करना होता है उसी प्रकार से, ठीक। वो सबके वो मान्यता मिला हुआ है, नहीं हटेगा। उसको हटाने के लिए कुछ नियम है, अगर वो चीज वो पूरा नहीं कर पाता है तो हो सकता है उसको हटा दिया जाए, लेकिन वो पूरा किए हुए है तो नहीं हटा सकते हैं। वो पढ़ेंगे, पढ़ना है, जब टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक। देखो जैसे मान लो कोई भी संगठन, जैसे हम अभी तुमको छात्र संगठन बताएं, किसान संगठन बताएं, मजदूर संगठन बताएं, या यहाँ पे देखो दिया हुआ है कुछ कि हित समूह, लोगों के हित के लिए जो बात करता है वैसा संगठन। तो इस तरह के कई सारे ऐसे संस्था हैं जो सरकारी नहीं है, एक प्राइवेट संस्था है, लोगों ने मिल करके बनाया है, लेकिन वो सरकार के सामने अपनी मांग को रखते हैं और वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में साझेदार बन जाते हैं। मान लो जैसे हम बताएं कि मजदूर के 16 घंटा काम होगा, ये अभी उदाहरण दिए थे, मजदूरों के संगठन ने इसका विरोध किया तो सरकार क्या करेगा, उस कानून को वापस ले लिया। क्या मजदूर संगठन सरकारी संस्था था कोई? क्या वो राजनीतिक पार्टी था? लेकिन सत्ता को प्रभावित किया कि नहीं किया? सरकार को अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर किया कि नहीं किया? तो इस तरह से वो उसमें साझेदार बना कि ना बना? बन गया। तो ऐसे करके भी हम सत्ता में साझेदार बनते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी। अब जैसे ये संगठन है, ये प्रत्यक्ष रूप से वहां पे भागीदार बन जाता है सत्ता में। अब मजदूर संगठन वाला जो समूह है, जो मजदूरों का संगठन है, वो अप्रत्यक्ष रूप से उसमें साझेदार बन गया और सरकार को फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया कि आप जो नियम लाए हैं वो गलत है, आप इसको बदलिए, बदलवा दिया ना। तो ये हो गया तुमको गैर सरकारी संस्था में सत्ता का विभाजन। अब है तुमको एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था। च्यों च्यों कौन करी है? एक 5 गो टोटल चैप्टर है, 3 गो है ये इंपॉर्टेंट, बाकी तो टू ही खत्म होता है। देखो कहां तक पढ़ाएंगे, च्यों च्यों मत करो, हम ही भुला गए हमको कहां तक पढ़ाना था। कितना टाइम हो रहा है? थोड़ा सा देख लो। अब देखो यहाँ पे एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है। एकात्मक शासन व्यवस्था नोट कर लेना है क्या होता है। यह शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की समस्त शासन शक्ति संचालन केंद्रीय सत्ता करते हैं, जहां पे एक ही स्तर हो, सरकार का एक ही स्तर, यानी सिर्फ केंद्र सरकार है, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एकात्मक शासन व्यवस्था। इसमें सिर्फ केंद्र सरकार होता है, इसके अलावा और कोई नहीं होता है, किसी के बीच शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार। ऐसा शासन व्यवस्था ब्रिटेन में है, ऐसा शासन व्यवस्था फ्रांस में है, ऐसा शासन व्यवस्था श्रीलंका में है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार है। ऐसा भी नहीं कर सकता है। गैर लोकतांत्रिक होने के लिए कई सारी चीजें को होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे कई सारी पार्टियां होंगी, चुनाव लड़ती है। ब्रिटेन गैर लोकतांत्रिक थोड़े है, लोकतांत्रिक राजतंत्र है। वहां पे सरकार के स्तर अलग अलग नहीं है, चुनाव तो वहां भी होता है, राजनीतिक पार्टी तो वहां भी है, नियमित चुनाव हो रहा है, वोट देने का अधिकार है, एक से अधिक पार्टी है। कैसे कर सकता है कि चीन में एक ही पार्टी है? तो वो गैर लोकतांत्रिक में आता है। लेकिन ब्रिटेन को तो गैर लोकतांत्रिक नहीं कर सकता है, वहां पे लोकतांत्रिक राजतंत्र है और हमारे यहाँ लोकतांत्रिक गणतंत्र है। वहां पे राजा होता है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति। हाँ, ब्रिटेन में सबसे बड़ा पद राजा के और हमारे देश में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति के। लेकिन दोनों में एक समानता ये है कि दोनों अपना पावर का उपयोग बिना प्रधानमंत्री से पूछे नहीं कर सकता है। इसलिए इन दोनों देशों में
राष्ट्रपति या राजा से ज्यादा पावरफुल प्रधानमंत्री होता है। ठीक, समझ गए? असल में पूरा काम किसके नाम पे होता है? राष्ट्रपति के नाम पर, लेकिन करता कौन है? प्रधानमंत्री। अब यहाँ पे देखो, ये समझ में आ गया, जहां पे सिर्फ केंद्र सरकार हो और सरकार का कोई स्तर नहीं हो, उसी को हम लोग एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस और श्रीलंका में है। ठीक, उसके बाद है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था को बस इसका उल्टा कर दो, जहां पर शक्तियों का बंटवारा केंद्र सरकार के अलावे बाकी भी सरकार के स्तर में किया जाए, यानी केंद्र सरकार भी हो और उसके नीचे और भी सरकार के स्तर हो, तो उसको हम कहते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। जैसे हम लोग के भारत में देखो, केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के नीचे राज्य सरकार, उसके नीचे स्थानीय सरकार, तो भारत में कैसा शासन व्यवस्था? संघात्मक हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से बेल्जियम में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है, क्योंकि वहां पे केंद्र सरकार भी है और फिर उसके नीचे भी सरकार है। स्पेन में भी केंद्र सरकार भी है और उसके नीचे फिर से सरकार है। तो जहां पे सरकार के एक से अधिक स्तर होते हैं वो है संघात्मक शासन व्यवस्था। जहां पे सरकार के एक ही स्तर होता है, सिर्फ केंद्र सरकार, उसको कहते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। समझ गए? एक लाइन में, जहां पे सरकार के एक स्तर, एकात्मक शासन व्यवस्था, जहां पे सरकार के एक से अधिक स्तर, वो संघात्मक शासन व्यवस्था। क्लियर? इतना अब तानी मुनी ना सर है, छोड़ दे ना ना। देखो, तुम मेमोरिया में हम उतने डालेंगे ना जितना तू ले सकता है, बस 2 पेज पढ़ लो ना, तो फिर तुमको नया टॉपिक है। अब 2 पेज में है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा खाली समझना है। अगर तुम्हें की इच्छा हो तभी बताएंगे, ना तो कोई दिक्कत ना है, जैसा तुम लोग कहो। घसीट दें, ताकि फिर हो जाएगा। संघीय शासन व्यवस्था के पढ़ना है विशेषता, तो कल हम लोग देख लेंगे। ये सब छोटा छोटा तो चीज है, वो खाली लग रहा है कि इतना पेज के एक पॉइंट एक पेज में लिखा हुआ है। संघात्मक शासन व्यवस्था के गठन करने के लिए 2 तरह होता है। एकात्मक में तो क्लियर, पहले उस टॉपिक को समझो। जहां सरकार के एक स्तर वो एकात्मक शासन व्यवस्था, जहां पे सरकार के एक से अधिक स्तर वो संघात्मक। अब संघात्मक शासन व्यवस्था बनता कैसे है? तो ये 2 तरीका से बनता है। दोनों तरीकों को समझेंगे, बस शॉर्ट में समझो। देखो, ये अमेरिका है, ऊपर वाला डेफिनेशन हम सीधे यहाँ से बता रहे हैं। अमेरिका असल में, जिसको हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं ना, इसमें 50 गो राज्य है, और ये 50 राज्य जब मिलता है तब क्या बनता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। हट सकता है, कोई दिक्कत ना है, यही रहेगा, अपन रख सकता है। वहां पे 50 गो अलग अलग छोटा छोटा देश था। हाँ, जिसको लगा कि हम अकेले सही नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, जो भी मजबूरी उसकी रहा हो, और वो सब मिल गया और मिल करके एक देश और बनाया। क्या चीज? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ये 50 राज्य मिलकर बनाए, जानता था पहले से। ये 50 गो राज्य मिल करके, यानी 50 देश छोटा छोटा मिल करके एक बड़ा देश बना हुआ है। कौन? ये। यहाँ पे दोहरी नागरिकता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। यहाँ पे एक आपको संयुक्त राज्य अमेरिका का बनाना होगा, मान लो जिसे वोटर ID कार्ड बनाना है, तो एक संयुक्त राज्य अमेरिका का बनवाइए और एक आप अपने देश का बनवाइए, जिस देश में आप रहते हैं। 2 गो। हाँ, जैसे इसको समझो, मान लो ऐसे कि हमने के 28 गो राज्य है ना। असल में पॉलिटिकल साइंस में देश को राज्य बोला जाता है और राज्य को प्रांत बोला जाता है। तो 28 गो प्रांत है और 2800 प्रांत मिलके कोची बनता है? भारत। लेकिन हमने के क्यों ना वोटर ID कार्ड बनाते हैं, एक ही आधार कार्ड है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है? हमारा बिहार, हमारा पश्चिम बंगाल, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा झारखंड, मध्य प्रदेश, ये सब अलग अलग नहीं था। ये सब अलग अलग वाला मिल के एक साथ भारत का निर्माण नहीं किया है, बल्कि भारत में शासन व्यवस्था चलाने के लिए क्या किया गया है? इनको अलग अलग कर दिया गया है, ताकि शासन व्यवस्था हम सही से चलाएं। समझ में आ रहा है चीजें? लेकिन मान लो कि बिहार अलग देश होता, उत्तर प्रदेश अलग देश होता, झारखंड अलग, महाराष्ट्र अलग, मध्य प्रदेश अलग, और इस सब मिलकर कहता है कि हमने छोटा छोटा देश हैं, बगल वाला कोई भी देश हमने पे अटैक कर सकते हैं, तो क्यों ना हम सब मिलके
एक संगठन में एक और देश बन जाए और उसका नाम रख दे भारत। ऐसे भी तो हो सकता था। अमेरिका उसी में ले 50 को अलग अलग छोटा छोटा देश मिल करके एक बड़ा देश बना। कौन सा? अमेरिका। तो क्या ये अमेरिका जब बना तो 50 राज्य अपना पूरा शक्ति इसको दे देगा? मान लो अपन गांव में तूने मिल के 10 गो जिस ग्रुप में लड़का है 10 को मिल के एगो ग्रुप बनाता है कि हम अकेले कमजोर है, तो क्या अपना पूरा चीज उसको दे देगा? पूरा पावर है कि कुछ ही पावर देगा? तो कुछ ही देता है। खैर वो नहीं जानना है। तो देखो एक है तुमको संघीय शासन, ये भी संघ है क्योंकि अलग अलग राज्य मिल करके एक देश का निर्माण किया है। तो ये भी संघीय। हाँ नहीं, यूके में नहीं है, वहां पे एक गो है, महारानी है और नीचे उनकर वहां पे तो राज्य सरकार भी नहीं, यानी राज्य भी नहीं है। एक 3 गो देश के तो पूरा एक में ब्रिटेन में बन गया, अलग अलग नहीं होता है, समझा? वहां पे अलग अलग नहीं है, पूरे के लिए एक ही संविधान है, पूरा मिलके एक ही संविधान से काम करता है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे बताए ना कि एक वोटर आईडी कार्ड तुमको संयुक्त राज्य अमेरिका का बनेगा, एक आपके अपने देश का बनेगा, एक आपको पासपोर्ट अमेरिका के बनेगा और एक पासपोर्ट आपको अपने देश के बनेगा। आपको अपने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भी काम करना है और अपने देश के लिए भी करना है, समझा? वहां पे अलग अलग है, 2 गो संविधान हो सकता है, एक अमेरिका के अलग और अपना देश के अलग, जो कि हमनी के देश में उसे नहीं है, ब्रिटेन में वैसे नहीं है, इसलिए उसको अलग अलग में रखते हैं। ये देखो स्विट्जरलैंड, इसमें 20+6, यहाँ पे जो बनता है उसको कैंटोन कहते हैं। देखो 20 गो पूरा कैंटोन है, यानी राज्य ही समझे एक तरह से, आज 6 गो अर्ध कैंटोन है, मतलब आधा। लेकिन आज के टाइम में इसको भी पूरा माना जाता है। तो गूगल वगैरह पर सर्च करेगा ना कि स्विट्जरलैंड में कितने कैंटोन है तो 26 देगा। लेकिन हम जब ग्रेजुएशन पढ़ रहे थे तो हमारे जो प्रोफेसर थे वो बताए थे 23, क्योंकि 6 के आधा करो तब ना 3 गो होगा पूरा पूरा, तब 20 ई या 3 ई कितना हो जाएगा? 23। लेकिन अभी में वर्तमान में देखो तो 26 कैंटोन अलग अलग था, स्वतंत्र, और वो सभी मिलके क्या बना? स्विट्जरलैंड। हाँ, ये 26 गो छोटा छोटा राज्य मिलकर के क्या बना है? स्विट्जरलैंड बना है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में 6 गो राज्य और प्लस में 2 गो टेरिटरीज मतलब छोटा क्षेत्र, टेरिटरी मतलब क्षेत्र होता है। तो 6 राज्य और 2 गो छोटा क्षेत्र मिल करके पूरा क्या बनता है? ऑस्ट्रेलिया। और ये सब पहले क्या था? स्वतंत्र है अपन, और साथ ही मिला है अपना कुछ उद्देश्य के लिए, ताकि हम सिक्योर रहें। अब उसके उल्टा जब हमने अपने भारत में इस तरह की चीज है, लेकिन भारत अलग अलग स्वतंत्र क्षेत्रों को मिलाकर के भारत नहीं बना है, बल्कि भारत में जो क्षेत्र थे उन्हीं को क्या किया गया है? काट दिया गया है। एक है तुमको कि ये छोटा छोटा राज्य था, ठीक, इस सब को मिला के हम क्या बना दिए? अमेरिका। ये अलग एक देश था, ये अलग था, ये अलग था, ये अलग था, और इसको हम स्वतंत्र रूप से था, फिर देखा ये सब हमने छोटा छोटा है मिलके क्या बन गया? अमेरिका बन गया पूरा। और हमने भारत में कहा था इतना बड़ा भारत है लेकिन शासन व्यवस्था चलाने में दिक्कत रही, तब इसको क्या कर दिया? बांट दिया। ऐसे हम क्या करते हैं? इसको बांट लेते हैं ताकि शासन व्यवस्था बढ़िया चले। दोनों में फर्क दिख रहा है। एक में इसलिए इसका निर्माण हुआ क्योंकि इन सभी को जरूरत थी, तो अलग अलग देश होकर के एक साथ मिलकर एक अलग देश का निर्माण किया। और यहाँ एक ही देश है लेकिन शासन व्यवस्था को बेहतर चलाने के लिए अलग हुआ है। दोनों में यही फर्क है, यही तुमको इसमें जानना था कि इसमें किसी बड़े देश को अनेक राजनीतिक इकाइयों जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच सत्ता विभाजन कर दिया जाता है, और यहाँ पे इनको अलग अलग बांट दिया जाता है। सभी राज्य सरकारों को समान अधिकार मिलता है। यहाँ पे सबके समान अधिकार नहीं है। एक का अपन देश में अपन नियम है, इसका अपन देश में अपन नियम है, इसका अपना देश में अपना नियम है। इन सबका संविधान अलग है, इसका अलग संविधान, इसका अलग संविधान, इसका अलग संविधान, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, और इन सब का एक अलग संविधान अमेरिका का। इसमें क्या है? एक ही संविधान है और इस सब के समान मिला है अधिकार।
ये सब क्या चाहिए, हमारा राज्य है, तो सभी राज्य सरकार को समान अधिकार है। जो यूपी के सरकार को अधिकार मिला है वही बिहार के, वही झारखंड के, वही मध्य प्रदेश, वही महाराष्ट्र, सबको समान है। लेकिन इस वाले में सबको समान नहीं है। अमेरिका के 50 राज्यों के अधिकार एक समान नहीं है, अलग अलग है, क्योंकि वो लोग अपना कुछ उद्देश्य लेकर के एक हुए हैं। और हमनी के देश में एक ही संविधान है, एक ही नागरिकता है, शासन चलाने के लिए राज्य सरकार की स्थापना किया गया है और सभी राज्य सरकारों को समान अधिकार दिया गया है। हाँ, सभी के लिए एक समान है। अमेरिका में एक तो पूरे अमेरिका का संविधान है, उसके बाद इसका अलग अलग संविधान है। हाँ हाँ, तो ये है हमने के दूसरा का दूगो पढ़े ना कि दो तरह के होता है संघात्मक व्यवस्था, तो ये पहले का वाला है। आई हमने के यहाँ पे अगर मान लो आधार कार्ड बने तो यहाँ दो गो बनेगा, एगो अमेरिका के बनेगा, एगो अपना देश के बनेगा। हमने के एक ही बनता है। यहाँ पे पासपोर्ट दो गो बनता है, एगो अमेरिका के, एगो अपना देश के। हमने के एक ही बनता है। तो ये दोनों में फर्क है, समझ गया। इस तरह के भारत में, बेल्जियम में, स्पेन में इस तरह वाला शासन व्यवस्था पाया जाता है, और ऐसा नहीं कहा अमेरिका जैसा देश में हाँ सब पे लागू होगा वो। क्लियर हुआ यहाँ तक है। अब इसके आगे जो संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं वो हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक। तो आज आप लोग को यहीं पे छोड़ते हैं और कुछ आगे आपको देते हैं मैथ के लिए कि क्या करना है आपको।